नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, काफ़ी टाइम से बहुत से एस्पिरेंट्स हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक मुगल साम्राज्य का इतिहास कराने की डिमांड कर रहे थे। इसलिए गाइस, आज के वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य का इतिहास बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, इसलिए आप लोग भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी रहे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि मुगल वंश भारत में सबसे प्रभावशाली मुस्लिम राजवंशों में से एक था। इतिहास में मौर्य साम्राज्य को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है और मुगल साम्राज्य दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य है। और मुगल वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा गाइस? तो मुगल वंश ने 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक, एक्चुअली जब तक 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा, सिर्फ तभी तक मुगल वंश शक्तिशाली रहा और औरंगजेब के बाद से ही मुगल वंश कमज़ोर होता चला गया। लेकिन अभी इन बातों को जाने दीजिए, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? बाबर द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य के पहले जिन वंशों ने शासन किया, उनके शासकों को सुल्तान, राजा एटसेट्रा एटसेट्रा कहा जाता था, लेकिन मुगल साम्राज्य के शासकों को बादशाह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बादशाह। मुगल वंश के शासक किस पदनाम से जाने गए? तो बादशाह के नाम से। मुगल साम्राज्य के बादशाहों के बारे में जानने से पहले एक बार उन सभी बादशाहों के नाम जान लेते हैं जिन्होंने शासन किया। और ध्यान दीजिएगा कि ये सभी नाम सीरियल वाइज बताए जा रहे हैं। तो देखिए, मुगल वंश का पहला बादशाह बाबर हुआ है और बाबर ने ही 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर की मृत्यु के बाद अगला बादशाह हुमायूं बना। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। गाइस, उत्तराधिकारी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज, यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। और चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं की हार हुई और अफगान शासक शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। और फिर 1540 में, यानी कि एक साल बाद ही, हुमायूं ने एक और प्रयास किया सत्ता को हासिल करने का और 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। और बिलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं गाइस? इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1540 का बिलग्राम का जो युद्ध हुआ, मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में एक बार फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली पर सूरी वंश का अधिकार हो गया। अब गाइस, अभी आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए और सिर्फ शासकों के नाम नोट करते जाइएगा। अभी आगे सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जरूर गया था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर जोरदार बाउंस बैक किया। मुगल साम्राज्य ने एक बार फिर जोरदार कमबैक किया। 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में अफगानों और मुगलों के बीच ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अफगानों की बहुत बड़ी पराजय हुई थी और दिल्ली पर एक बार फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो गाइस, सूरी वंश ने दिल्ली पर कुल 15 साल तक शासन किया। लेकिन एक बार फिर हुमायूं ज़्यादा समय तक के लिए सत्ता भोग नहीं कर सका
और 6 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर मुगल वंश का अगला शासक बना और अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी था। अकबर के बाद अगला शासक जहांगीर बना और जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। और जहांगीर के बाद अगला शासक शाहजहां बना और शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी था। और फिर शाहजहां के बाद में औरंगजेब अगला शासक बना और औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश का अगला बादशाह बना। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह अगला शासक बना और फिर जहांदार शाह के बाद में फर्रुखसियर अगला शासक बना। फर्रुखसियर के बाद अगला शासक अगला बादशाह मोहम्मद शाह बना। गाइस अभी सिर्फ सभी बादशाहों के नाम बताए जा रहे हैं और इन सब को आप इसी सीरियल में नोट करिएगा और इसी सीरियल में याद करिएगा और इन सब के बारे में डिटेल में इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर मोहम्मद शाह के बाद अगला बादशाह अहमद शाह बना। ठीक है। फिर अहमद शाह के बाद अगला बादशाह आलमगीर द्वितीय बना। आलमगीर द्वितीय के बाद अगला बादशाह शाह आलम द्वितीय बना। शाह आलम द्वितीय के बाद अगला बादशाह अकबर द्वितीय बना और फिर लास्ट में अकबर द्वितीय के बाद अगला बादशाह बहादुर शाह जफर बना। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर बादशाहों की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को बाबर से लेकर औरंगजेब तक डिटेल में पढ़ना है बिकॉज एग्ज़ाम्स में 90% क्वेश्चंस इसी एरिया से बनते हैं। और फिर औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह हैं उनसे बस एक एक या दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैं उन्हें भी क्लियर करा दूंगी। बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाते जाइएगा। तो देखिए किसी भी वंश या साम्राज्य के पहले शासक और अंतिम शासक का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए ध्यान रखिएगा गाइस। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। तो गाइस बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी और बाबर ही मुगल वंश का प्रथम शासक था, इसलिए सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये याद रखिएगा 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। ठीक है। अब देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? देखिए ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? तो ये याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का निर्णय क्या हुआ था? तो इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। और गाइस इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश का भी अंत हो गया था और बाबर द्वारा 1526 में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना की गई। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई। तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई। और बाबर ने किसको पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की? तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके। और इस युद्ध और यह प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था? तो वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हाल ही में हुए एग्जाम्स में कई बार देखा गया है। क्वेश्चन है कि किस युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति और तोप खाने का पहली बार प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है।
तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का पहली बार प्रयोग बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था और तोपखाने का प्रयोग ही बाबर के लिए युद्ध में प्लस पॉइंट साबित हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर बाबर होगा, क्योंकि भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने ही किया था। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के बांटे। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा गया। ठीक है, अब देखिए कलंदर उपाधि से किसे नवाजा गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि उसको दी गई थी। क्लियर है ना गाइस? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि बाबर कहाँ का शासक था और उसके पिता का क्या नाम था। गाइस ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, बाबर मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। और बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। और माता का नाम कुतलुक निगार था। क्या था? कुतलुक निगार। और 1494 में अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर फरगना का शासक बन गया। तो गाइज यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये पॉइंट याद रखिएगा कि बाबर कहाँ का शासक था और उसके माता पिता का क्या नाम था। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1526 में मुगल वंश की स्थापना के बाद से बाबर ने लगातार 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। सबसे पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध। ये ईयर याद रखिएगा, कौन सा युद्ध किस ईयर में लड़ा गया है ये पूछा जाता है। फिर आ जाता है 1528 में चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और लास्ट है 1529 में घाघरा का युद्ध। इन चारों युद्धों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। इन सभी लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी, इसलिए इसे याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो गाइज़ ये चारों ही युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ऊपर बताए गए युद्ध से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए अब हम लोग इन युद्धों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊपर हम लोग 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब हम लोग 1527 का खानवा के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर है 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। गाइज इसे आपको डिटेल सहित डेट सहित याद रखना है। आगे बात करें तो 1527 का खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने क्या उपाधि धारण की थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस खानवा के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में? गाजी की उपाधि। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि गाजी की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। ये पॉइंट्स आप लोगों को इसमें याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर है 29 जनवरी 1528 को। चंदेरी का युद्ध 1528 को लड़ा गया था। अब आगे बात करें तो ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था?
तो गाइस चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है ना। और अब चौथा महत्वपूर्ण युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर रहेगा 6 मई 1529 को। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 को। देखिए घाघरा का जो युद्ध था वो काफ़ी बड़ा युद्ध था, क्योंकि ये युद्ध बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना और बाबर के मध्य लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था घाघरा का युद्ध? बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना और बाबर के मध्य। और इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइस बाबर काफ़ी शक्तिशाली बादशाह था, चाहे वो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हो या 1527 का खानवा का युद्ध हो या 1528 का चंदेरी का युद्ध हो और चाहे 1529 का घाघरा का युद्ध हो। इन सभी युद्धों में बाबर की ही जीत हुई थी। आगे देखते हैं 1529 का घाघरा का युद्ध बाबर के जीवन का आखिरी महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ और 1530 में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। तो गाइस बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, अब बाबर से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाबर की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करते हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आपका आंसर है बाबर नामा। याद रखिएगा, बाबर की आत्मकथा का नाम बाबर नामा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। गाइज इसी से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबर नामा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज बाबर नामा को तुजुक ए बाबरी नाम से भी जाना जाता है। बाबर नामा का अन्य नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, बाबर नामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी और लेकिन आईएएस पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका आंसर होगा अब्दुर रहीम खान खाना ने। ठीक है, अब्दुर रहीम खान खाना ने बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें याद रखिएगा। अब आगे बात करें तो बाबर की एक और महत्वपूर्ण रचना है और उस रचना का नाम है रिसाल ए उसज। रचना का क्या नाम है? रिसाल ए उसज। और गाइस रिसाल ए उसज को खत ए बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, खत ए बाबरी, क्लियर है ना। रिसाल ए उसज को खत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है और रिसाल ए उसज के रचयिता बाबर थे। तो ध्यान रखिएगा, बाबर की दो प्रमुख रचनाएं हैं, बाबर नामा और रिसाल ए उसज। बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइज ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ये सब नोट ज़रूर करते जाइएगा। गाइज अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो छोटे से बड़े सभी लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य शैली है गाइज, एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य शैली है मुबैयान। क्या नाम है पद्य शैली का? मुबैयान। तो गाइज मुबैयान पद्य शैली का जनक बाबर को ही माना जाता है। याद रखिएगा, मुबैयान पद्य शैली का जनक बाबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर के सेनापति का क्या नाम था? बाबर के सेनापति का नाम था मीर बाकी। मीर बाकी बाबर का सेनापति था और मीर बाकी ने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा
कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वो बाबर की पुत्री थी। आगे बात करें तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने ही की थी। हुमायूंनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि हुमायूंनामा की रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी और गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने आराम बाग का नाम जरूर सुना होगा। तो गाइस, आराम बाग का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने कराया था। और गाइस, वर्तमान में आराम बाग को राम बाग के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में आराम बाग को किस नाम से जानते हैं? राम बाग के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आराम बाग यानी कि राम बाग कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। तो ये चीज आप लोग इसमें याद रखिएगा। और अभी अभी मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि 1530 में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। और गाइस, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक। क्लियर है ना? तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ध्यान दीजिएगा। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया जाए। लेकिन कुछ समय बाद बाबर को उसके चुने हुए स्थान काबुल में ही दफनाया गया। पहले बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा काबुल में। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं अगला बादशाह बना। तो गाइस, अब हम लोग हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करें तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक रहा और फिर 1555 से 1556 तक। और ये जो बीच में गैप नजर आ रहा है गाइस, इसी बीच चौसा और बिलग्राम का युद्ध हुआ था और इसमें हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था और सत्ता शेरशाह सूरी के साम्राज्य उसके हाथों में चला गया था। ये चीज़ मैंने ऊपर स्टार्टिंग में भी बताई थी। तो चलिए गाइस आगे बात करें तो हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। और हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम नासिर उद दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्लियर है ना? इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम्स में कभी पूछ लिया जाए, नासिर उद दीन मोहम्मद हुमायूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हुमायूं द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हुमायूं द्वारा कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और इन्हें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। पहला युद्ध था दोहरिया का युद्ध। आगे बात करें तो दोहरिया का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये युद्ध, दोहरिया का युद्ध जो है वो 1532 में लड़ा गया था। कब हुआ था यह युद्ध? 1532 में। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? तो इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी और अफगान शासक महमूद लोदी पराजित हो गया था। क्लियर है ना? अगला महत्वपूर्ण युद्ध था चौसा का युद्ध। आप सभी जानते हैं कि चौसा का युद्ध कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो चौसा का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कर्मनासा नदी के तट पर। और किस वर्ष लड़ा गया था चौसा का युद्ध? तो गाइस, चौसा का युद्ध 1539 में 1539 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और ये 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी। क्लियर है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौसा के युद्ध का परिणाम क्या था? तो गाइस, चौसा के युद्ध में हुमायूं बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ था और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। जब हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो गया था तब उसने युद्ध से भागकर अपनी जान बचाई थी। तो यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है। क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने किसकी सहायता से अपनी जान बचाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा निजाम नामक भिश्ती की सहायता से। एक भिश्ती था जिसका नाम था निजाम। तो जब हुमायूं चौसा के युद्ध में हार गया तब निजाम ने ही हुमायूं की जान बचाई थी और निजाम से खुश होकर हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह भी बनाया था। क्लियर है ना? अब आगे अगला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, पहला पॉइंट है इसमें कि बिलग्राम का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो गाइस, बिलग्राम का युद्ध गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष और किस किस के बीच लड़ा गया था? चौसा के युद्ध के एक साल बाद ही यानी कि 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध भी हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। क्लियर है ना? अब आगे बिलग्राम के युद्ध के परिणाम के विषय में बात करें तो एक बार फिर हुमायूं इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो गया और उसे अपनी जान बचाकर ईरान भागना पड़ा। और गाइस, बिलग्राम के युद्ध में विजय होने के कारण शेर खां का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार हो गया था। ठीक है, क्लियर है? तो गाइस, बिलग्राम के युद्ध के बाद ही दिल्ली पर सूरी वंश का अधिकार हो गया था। सूरी वंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो सूरी वंश ने कुल 15 साल 1540 से 1555 तक दिल्ली पर शासन किया। अब यहाँ पर हम लोग मुगल वंश डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बीच में 15 साल के लिए दिल्ली पर सूरी वंश का शासन हो गया था, इसलिए हम लोग सूरी वंश को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए आगे देखते हैं कि मुगलों ने किस तरह एक बार फिर सत्ता वापस हासिल की। गाइस, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। एक था मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा था सरहिंद का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं युद्धों की सहायता से मुगल वंश की एक बार फिर वापसी हुई थी। तो गाइस, मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में और सरहिंद का युद्ध जून 1555 में हुआ था। इन दोनों युद्धों का ईयर सेम है, ध्यान रखिएगा। और अब आगे बात करें तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और सूरवंश के सरदारों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। और फिर अगला युद्ध सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। तो गाइज, ये युद्ध जून 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी और इसी के साथ दिल्ली पर एक बार फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। सरहिंद के युद्ध से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों ने सरहिंद का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। सरहिंद का युद्ध बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था और बैरम खां हुमायूं का सेनापति था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने।
दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। और दीन पनाह कहाँ स्थित था? तो गाइस दीन पनाह दिल्ली में स्थित था, और ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। और गाइस दीन पनाह में एक पुस्तकालय था, तो 1556 में इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और फिर लास्ट पॉइंट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। और फिर हुमायूं के बाद अकबर मुगल वंश का अगला बादशाह बना। तो गाइस अगली वीडियो में हम लोग अकबर से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि जब अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।